नमस्कार दोस्तों, दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक सीरीज के तहत उद्योगों में, वो रहेगा औद्योगिक क्षेत्र में विद्यमान समस्याएं क्या हैं। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में जो समस्याएं विद्यमान हैं उसको हम दो उसमें कैटेगराइज करेंगे टाइम पीरियड में। ठीक है, समय के अनुसार हम उनको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक जो सामान्य हिस्सा रहेगा वो रहेगा आर्थिक सुधारों के पूर्व। आर्थिक सुधार हमारे देश में कब हुए? एलपीजी के नाम से जिनको जाना जाता है 1991 में हुए। ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो हम डिवाइड उसमें कवर करेंगे वो रहेगा कि आर्थिक सुधारों के पश्चात। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको कवर करेंगे। पर आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि आपको जो कल प्रश्न दिया गया था उसका क्या मॉडल आंसर हो सकता है। ठीक है, आपको कल का जो प्रश्न दिया गया था वो प्रश्न था कि भारत में उद्योगों की स्थापना हेतु उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। मतलब भारत में उद्योगों की स्थापना के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको आपको यहाँ पे क्या करना था, पहचान करना था, इंगित करना था। ठीक है, तो देखो इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। इस उत्तर को अगर टैकल करना चाहो आप तो दो तरीके हो सकते हैं। अगर ये प्रश्न आपको 11 नंबर में पूछा गया था, मतलब कम से कम आपके पास 200 शब्द लिखने का स्कोप रहेगा। ठीक है, तो उसमें आपके पास एक अप्रोच क्या हो सकती है कि आप इसको कैसे लिखें। ठीक है, पहला क्या हो सकता है, इसको आप कारकों को डिवाइड कर दें, फैक्टर्स को आप कैटेगराइज कर दें। कैसे? कुछ इकोनॉमिक्स फैक्टर होंगे, मतलब आर्थिक कारक होंगे, कुछ सोशल फैक्टर होंगे, सामाजिक कारक होंगे, कुछ राजनीतिक प्रशासनिक कारक होंगे। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से कैटेगराइज कर दीजिए। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो यहाँ पे किया गया है, 5 नंबर के प्रश्न में ऐसे ही किया जाना चाहिए क्योंकि आपके पास ज़्यादा स्कोप नहीं है लिखने का। तो ये तरीका क्या है इसमें कि हमने फैक्टर्स को सीधे सीधे यहाँ पे बता दिया। जैसे अब इसको देखते हैं सीधे, पहले इसमें क्या है, आपका भूमि है। ठीक है, कहीं भी किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए जो सबसे प्राइमरी फैक्टर क्या होता है, भूमि। अगर आपके पास भूमि नहीं है तो उद्योग स्थापित कहाँ करेंगे आप। ठीक है, तो भूमि बहुत आवश्यक हो जाती है। दूसरा, श्रम की आवश्यकता होती है। यहाँ श्रम का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मजदूर मिल रहा है आपको। ठीक है, श्रम का मतलब एक कुशल श्रम की बात की जा रही है, स्किल्ड लेबर की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपका जिस प्रकार का उद्योग है उसमें उस प्रकार का स्किल्ड लेबर नहीं मिल पा रहा है तो आपका उद्योग वहाँ पे फ्लरिश नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा कारक हुआ। तीसरा कारक होता है आपका पूंजी। अब आपने क्या किया, आपके पास एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, पूंजी होती है, कैपिटल होता है, आप उद्योग स्थापित कर देते हैं। पर आपके पास वहाँ पे वर्किंग कैपिटल अगर नहीं है, ठीक है, आपके पास क्या था, इन्वेस्टमेंट कैपिटल था, आपने निवेश कर दिया उसको, पर अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है तो भी आपका उद्योग वहाँ पे फ्लरिश नहीं कर पाएगा। दूसरा कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए ही कैपिटल नहीं है तो वहाँ उद्योग लग ही नहीं पाएगा ना। तो ये चीज़ें हो गई पूंजी के तहत। उसके बाद यहाँ पे जो अगला पॉइंट है आपका वो है कच्चे माल की उपलब्धता। ठीक है, अब देखिए उद्योग लगाने के लिए कच्चा माल बहुत आवश्यक है। अगर आप किसी क्षेत्र में कहीं पे कोई वो लगा रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं, कोई अपना अंबानी है, अडानी है, ये थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं, अगर उस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता नहीं है, कोयले की उपलब्धता नहीं है, तो सीधी सी बात है उनको कहीं ना कहीं दूसरी जगह से लाना पड़ेगा जो उनके लिए किफ़ायती नहीं रहेगा। या फिर दूसरी जगह भी नहीं मिल पा रहा है तो एक तरीके से वो उद्योग लगाना क्या है, उनके लिए फायदेमंद नहीं है। कहीं अगर आप चीनी उद्योग लगा रहे हैं और उस क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन नहीं हो रहा है तो वो आपके लिए किफायती नहीं होगा। ठीक है, तो कच्चे माल की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। अगला है ऊर्जा उपलब्धता। अब उद्योगों के संचालन के लिए वहाँ बड़ी बड़ी यूनिट्स, मशीनों को चलाने के लिए आपको ऊर्जा की, विद्युत की, बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वो आपको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आपको कहीं ना कहीं समस्या जाने वाली है आपको अपने उद्योग को संचालित करने में। ठीक है, तो ऊर्जा की उपलब्धता एक प्राइमरी फैक्टर है वहाँ पर। उसके अलावा जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है एक और, वो है बाजार। अब आपने क्या किया, उद्योग स्थापित कर दिया, पूंजी लगाई, उसमें उत्पादन करने लग गए, पर जिन चीज़ों का आप उत्पादन कर रहे हैं उसके हिसाब से बाजार ही नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण अभी उठाते हैं हम, हमारे देश में ऑटोमेटेड कारें क्यों नहीं आ पा रही अभी? अभी खैर प्रयास चल रहा है टेस्ला के द्वारा, टेस्ला मार्केट में आ रही है, दूसरे तरीके से मार्केट में आ रही है जिसमें सरकार को अभी आपत्ति है, उसको बाद में हम कभी डिस्कस करेंगे, फेम इंडिया में, है ना। अभी क्या हो रहा है एग्जैक्टली कि हमारे यहाँ पे ऑटोमेटेड कारें क्यों नहीं आ पा रही हैं? क्योंकि हमारे यहाँ उस चीज़ का मार्केट नहीं है। हमारे यहाँ जो उपभोक्ता है उसको उस चीज़ की अभी डिमांड नहीं है। हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं वो सड़कें अभी उस ऑटोमेटेड कारों के हिसाब से नहीं है। हमारे यहाँ का जो ट्रैफिक है उन ऑटोमेटेड कारों के हिसाब से नहीं है। मतलब एक तरीके से मोटा मोटा इसको एक साथ समराइज किया जाए तो हमारे यहाँ का बाजार ऑटोमेटेड कारों के हिसाब से नहीं है। अब समझिए कि टेस्ला आके अपनी यहाँ यूनिट लगा दे, ऑटोमेटेड कारों का उत्पादन करने लग जाए, पर उसकी कार तो बिकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि बाजार वैसा नहीं है। ठीक है,
तो ये बाजार की उपलब्धता होना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगला है जलवायु। अब जलवायु क्यों आवश्यक है यहाँ पे? अब मान लीजिए जैसे आपके यहाँ पे कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, किन चीज़ों के लिए? कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी उद्योग को चलाने के लिए। कच्चा माल का 20 से 26%, 20 से 25% कहाँ से आता है? आपका कृषि क्षेत्र से आता है। कृषि क्षेत्र में अगर जलवायु सही नहीं चल रही है, सीधी सी बात है, कृषि क्षेत्र जलवायु से पूरा प्रभावित होगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्पादन कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कृषि क्षेत्र में उत्पादन कम होने का प्रभाव आपको कहाँ दिखेगा? औद्योगिक क्षेत्र में दिखेगा। ये पॉइंट हुआ आपका। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमारे देश में औद्योगिकरण के, निम्न औद्योगिकरण के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो है पर्यावरणीय मंजूरी। ठीक है, पर्यावरणीय मंजूरी। अब पर्यावरणीय मंजूरी में क्या होता है? तो हमारे यहाँ पे देखो, ट्राइबल राइट्स के नाम पे पर्यावरणीय मंजूरी रुक जाती है, जो आपका उसके इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के नाम पे पर्यावरणीय मंजूरी रुकती है। तो कई सारे फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें जो अभी जो मेन रोल प्ले कर रहा है, खासकर इन सब प्रोजेक्ट्स को रोकने में, वो कौन कर रहा है? ये काम कौन कर रहा है? अभी किसके द्वारा किया जा रहा है? एनजीटी। और दूसरा इसी में कौन इन्वॉल्व होता है? साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट। और इन सब के पीछे कौन है? आपका जितने भी ह्यूमन राइट्स संगठन है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन वाले संगठन हैं, ये सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है एग्जैक्टली आपका? अब आपने एक तरीके से 1000 करोड़ रुपए लेके आप मार्केट में उतरते हैं किसी प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए। ठीक है, 1000 करोड़ रुपए तो आप सीधी सी बात है लोन लिए होंगे कहीं ना कहीं, जो सीधी सी बात है आने वाले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति के कारण उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। अब आपका प्रोजेक्ट, मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट XYZ प्रोजेक्ट है, वो आपका किसी एनवायरमेंट क्लियरेंस के चक्कर में प्रोजेक्ट क्या हो गया? लंबे टाइम पीरियड तक के लिए रुक गया, लटक गया। ठीक है, उससे क्या हुआ? आपका जो पैसा 1000 करोड़ रुपए था, वो मार्केट वैल्यू उसकी क्या होती जाएगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड में आपका 1000 करोड़ रुपए तो कॉन्स्टेंट रहा, बट जो महंगाई थी, जो मुद्रास्फीति थी, वो लगातार बढ़ती गई। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये सभी पॉइंट्स क्या थे आपके? इसके संबंध में थे आपके कि इस भूमि उद्योगों की स्थापना के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक चालू करने से पहले देख लेते हैं आपको कल क्या पढ़ा गया था। तो कल हमने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा था, काफ़ी डिटेल से हमने इस टॉपिक को समझा था। वो था कि भारत में मंद औद्योगिकरण के कारण क्या हैं, या फिर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मंद औद्योगिकरण के कारण क्या होते हैं। तो इन कारणों को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। आर्थिक कारण क्या होते हैं, सामाजिक कारण क्या होते हैं, राजनीतिक प्रशासनिक कारण क्या होते हैं, और इसके अलावा हमने वैश्विक कारण देखे थे, या उन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय कारण बोला जाता है। ठीक है, अब आज क्या टॉपिक में आते हैं आपके। आज का टॉपिक है आपका कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र में विद्यमान समस्याएं क्या हैं। तो भारत में औद्योगिक क्षेत्र में विद्यमान समस्याएं जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं हम, 2 कालक्रम में। आर्थिक सुधारों के पूर्व का कालक्रम जो हम यहाँ देखेंगे, और आर्थिक सुधारों के बाद का कालक्रम। ठीक है, देखिए आर्थिक सुधारों के पूर्व जो समस्याएं थी उनको यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। आर्थिक सुधारों के पूर्व जो समस्या थी, पहली समस्या थी आरक्षित मदें। ठीक है, आरक्षित मदें का सिद्धांत क्या होता है, कल के लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से समझा था। फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या किया, सरकार के द्वारा क्या किया जाता था, कुछ आइटम्स को, कुछ मदों को, आइटम्स मतलब मदे की बात की जा रही है यहाँ पे, आरक्षित कर दिया जाता था। आरक्षित कर दिया जाता था मतलब कि उन आइटम्स को सिर्फ सरकार ही प्रोड्यूस कर सकती है, सरकार ही बना सकती है। जैसे मान लीजिए सरकार ने क्या बोल दिया कि ट्रांसफार्मर सिर्फ सरकार बनाएगी, प्राइवेट या निजी कंपनी, निजी क्षेत्र वहाँ पे नहीं इस काम को कर सकता है। यह सरकार ने क्या बोल दिया कि बिजली के वितरण का काम सिर्फ कौन करेगी, सरकार करेगी, और कोई नहीं कर सकता। जैसे आज की तारीख में बिजली वितरण काम अडानी अंबानी सब कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, सरकार की कंपनियां भी इन्वॉल्व हैं। पर पहले क्या था, सरकार ने मना कर दिया। ये चीजें थी। ठीक है, तो आरक्षित मदें थी। आरक्षित मदें जहां भी रहेंगी तो आपका उद्योग क्षेत्र फ्लरिश नहीं कर पाएगा। ठीक है, उन्नति नहीं कर पाएगा। दूसरा, लाइसेंसिंग प्रणाली। अब आपके यहाँ पे क्या है समस्या कि उद्योगों को स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के लाइसेंस लग रहे हैं आपको। इन सब व्यवस्थाओं को क्या किया गया, 1991 में समाप्त किया गया। इसी कारण हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, पूर्व की बात पढ़ रहे हैं, उसके पहले की बातें पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूर्व की बातें पढ़ रहे हैं, पहले की बातें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, लाइसेंसिंग प्रणाली थी। अगला जो रहा वो क्या था, प्रतिकूल निवेश नीति। प्रतिकूल निवेश नीति क्या होती है, ठीक है, निवेश नीति मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो थी हमारी प्रतिकूल थी, हमारी अर्थव्यवस्था की क्या थी, वो विपरीत थी, हमारी अर्थव्यवस्था की मांग के अनुसार नहीं थी वो। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ एक अधिनियम था, वो क्या था, फेरा अधिनियम। कौन सा, फेरा अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट।
फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट है ना, फेरा अधिनियम। इसके माध्यम से क्या किया जाता था, जो भी विदेशी निवेश आता था, जो भी विदेशी फंडिंग आती थी, उसको सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा निगरानी से गुजारा जाता था। और सरकार जब इतनी ज़्यादा निगरानी रखेगी तो उससे कहीं ना कहीं क्या है, जो इन्वेस्टर है उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बार बार उसकी मनी की क्या हो रही है, स्क्रूटनी हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या करेगा, निवेश नहीं करना पसंद करेगा यहाँ पर। तो ये प्रतिकूल निवेश नीति हो गई। अगला है प्रतिकूल व्यापार नीति। प्रतिकूल व्यापार नीति हमारी कैसी थी, तो देखिए, अब हमारी अर्थव्यवस्था 91 के पूर्व कैसी अर्थव्यवस्था थी, पूरी की पूरी एक बंद अर्थव्यवस्था थी। कैसी अर्थव्यवस्था थी, एक बंद अर्थव्यवस्था थी, क्लोज्ड इकोनॉमी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, आप किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं कर पाते हैं खुल करके, और कोई भी देश आपके साथ व्यापार नहीं कर पाता है खुल करके। ठीक है, व्यापार एक ऐसी चीज है, आप जितना करेंगे वैसे उतना ही उधर से होगा, आप नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, वो चीज हो गई। तब प्रतिकूल व्यापार नीति क्यों हुई ऐसा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, बंद अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, अगला है निवेश अनुकूल वातावरण का अभाव। निवेश अनुकूल वातावरण का अभाव कैसे, तो एफडीआई नहीं था। निवेश अनुकूल वातावरण का अभाव कैसे था, उससे क्या हो रहा था, एफडीआई नहीं आ रहा था, निवेश अनुकूल वातावरण ना होने से। ठीक है, अगला है अस्पष्ट एवं जटिल राजकोषीय नीति। अस्पष्ट एवं जटिल राजकोषीय नीति। अब यहां पे क्या था, देखो, राजकोषीय नीति का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। तो सरकार की जो एक तरीके से राजकोषीय नीति मतलब बजट होता है, कर होता है, इनको राजकोषीय नीति का अंग कहा जाता है। सामान्य भाषा में समझ लो, इसको बाद में हम समझेंगे जब राजकोषीय चैप्टर पढ़ेंगे पूरा अपना। अभी यहाँ के लिए सिर्फ समझ लो आप कि राजकोषीय नीति में दो चीज़ों को समाहित किया जाता है सामान्य तौर पर, बजट जो आपका पूरा होता है, और दूसरा जो कर व्यवस्था आपकी होती है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अस्पष्ट और जटिल राजकोषीय नीति थी। इसका मतलब क्या होता है, तो आपके यहाँ पे जो कर प्रणाली थी उसमें कर कितना लिया जाएगा किसी को नहीं पता होता था, सरकार को स्वयं नहीं पता होता था कितना भी कर वसूल रहे हैं। जैसे आज की तारीख में कर फिक्स है, टैक्स फिक्स है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो आपका टैक्स फिक्स है कि इतने रुपए के स्लैब में लिया जाएगा, 5% लिया जाएगा, 12% लिया जाएगा, 18% या 28%, इस प्रकार से स्लैब फिक्स है आपके जीएसटी के तहत। और सेम चीज़ आपके कहाँ पे भी है, डायरेक्ट टैक्सेस में भी है, उसमें भी स्लैब फिक्स है आपके। पर पहले क्या था, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। दूसरा, अगला क्या है पॉइंट आपका, कि अस्पष्ट एवं कमजोर मौद्रिक नीति के साथ साथ वित्तीय संस्थानों का अभाव होना। अब देखिए 1991 के अगर आप पूर्व जाएंगे तो हमारे यहाँ वित्तीय संस्थानों के नाम पे, बैंकों के नाम पे सिर्फ एक ही चीज होती थी, सरकारी बैंक। शेयर मार्केट का हमारे यहाँ उतना ज्यादा वो था नहीं खेल। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा था, लोगों को बचत को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा था। लोगों की बचत प्रोत्साहित नहीं होगी तो पूंजी का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो ये समस्या थी। अगला जो था वो उसमें आपके वो ये था कारणों में कि राजनीति का स्थिरता एवं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। राजनीतिक अस्थिरता एवं राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी का मतलब क्या है, तो हमारे यहाँ पे जो राजनेता लोग थे वो क्या है, कोई काम नहीं करना चाह रहे थे। उनको क्या है, उद्योगों से कोई मतलब नहीं, विकास कार्यों से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अस्थिरता मतलब सरकारें क्या है, लंबे समय तक टिक नहीं रही थी। सरकारें लंबे समय तक नहीं टिकेंगी तो आपकी जो पॉलिसीज होती हैं उसमें निरंतरता नहीं बनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि हर 2 साल बाद एक नई सरकार आएगी, पॉलिसी चेंज करेगी। इसको आप बहुत अच्छा उदाहरण है कृषि क्षेत्र में। हमारे मध्य प्रदेश में 2017 में मध्य प्रदेश में उस समय की सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, भावांतर भुगतान योजना। भावांतर भुगतान योजना एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कैसे किसानों के लिए, जो लघु सीमांत किसान होते हैं, जो सरकार की जो औपचारिक व्यवस्था है सहकारी मंडी वाली, वहां तक सामान अपने उसके फसल उपज को बेचने के लिए नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो सरकार ने क्या बोला, आप अपनी फसल उपज को खुले मार्केट में बेचिए, और हम क्या है, आपको खुले मार्केट में जितना भी प्राइस मिलेगा और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके बीच के जो अंतर रहेगा, उस अंतर को भरपाई हम करेंगे आपके सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से। ये प्रक्रिया चल रही थी। 2018 में क्या होता है, हमारे प्रदेश में चुनाव होते हैं, एक नई सरकार आती है, उस सरकार का अपना एक नया माइंडसेट रहता है। सरकार क्या करती है, उस योजना को बंद कर देती है। मतलब सभी किसान जो उससे उनको लाभान्वित हो रहे थे उस योजना से, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या हुआ, नुकसान हुआ। ठीक है, बाद में ये योजना वापस चालू हो जाती है क्योंकि सरकार वापस से पलट जाती है। तो क्या है, ये क्या होता है, सरकारों में अस्थिरता होने से क्या होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो रहती है आपकी उसमें अस्थिरता आती है। ठीक है, तो ये पूरा क्या था आपका 91 के पूर्व के आर्थिक समस्याएं थी, आर्थिक सुधारों के पूर्व की समस्याएं थी। ठीक है, अब चलते हैं आर्थिक सुधारों के पश्चात की समस्याएं। अब आर्थिक सुधारों के पश्चात की समस्याएं हमारी अलग स्तर की हैं। ठीक है, इसमें पहला समस्या क्या आती है, पक्षपातपूर्ण व्यापार व्यवस्था।
पक्षपातपूर्ण व्यापार व्यवस्था किसके द्वारा अपनाई गई? सरकार द्वारा अपनाई गई। कैसे? तो सरकार ने क्या किया, यहाँ पे पूंजी गहन विनिर्माण उद्योग को अधिक स्थापित किया। पूंजी गहन मतलब क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? कैपिटल इंटेंसिव। मतलब जहां पे बहुत ज्यादा पूंजी लग रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा पूंजी लग रही है। जैसे सरकार ने क्या स्थापित किए? महारत्न कंपनियां स्थापित की, भेल, गेल, सेल, ये सब चीजें स्थापित की, बीपीसीएल, ठीक है। इन सभी कंपनियों को स्थापित करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। ये क्या कही जाती हैं? कैपिटल इंटेंसिव कंपनियां कही जाती हैं, ना कि लेबर इंटेंसिव कंपनियां। क्या है, अगर इस कैटेगरी में डिवाइड की जाए तो दो प्रकार से होती हैं। कौन कौन सी? कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज और दूसरी होती है लेबर इंटेंसिव कंपनीज, ठीक है। ये जो जितनी बड़ी कंपनियां होती है, बड़े प्लांट होते हैं, ठीक है, जिससे महारत्न हो गया, नवरत्न हो गया, मिनी रत्न हो गया, ये सब कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज होती हैं। वहीं दूसरा जो लघु उद्योग होते हैं, एमएसएमई सेक्टर होता है, लघु कुटीर उद्योग, एमएसएमई सेक्टर, ये सब क्या होते हैं? लेबर इंटेंसिव कंपनियां होती हैं। यहाँ पे पूंजी की कम और लेबर की ज्यादा आवश्यकता होती है। सरकारों ने किस चीज पे ध्यान दिया? कैपिटल इंटेंसिव पे ध्यान दिया। तो सरकार का क्या होगा, एक तरीके से ये पक्षपातपूर्ण रवैया हो गया, ठीक है। अगला जो है आपका वो है प्रतिकूल कानून। प्रतिकूल कानून कैसे? तो आपके यहाँ पे जितने भी कानून थे, चाहे रेगुलेटरी कानून हो, रेगुलेटरी मतलब नियामकी बोलते हैं उसको, या फिर लेबर कानून हो आपके यहाँ पे, या फिर क्या हो, लैंड रिफॉर्म वाले कानून हो, ठीक है, इन सभी में कहीं ना कुछ क्या थी? समस्याएं विद्यमान थी। इन समस्याओं का आपको प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? आपके औद्योगिक विकास में देखने को मिलता है, जो कि क्या होता है? अवरुद्ध होता है सीधे। अगला जो था वो है अवसंरचना का अभाव। अब देखिए, हमने कल भी इसको डिस्कस किया था, उद्योग क्या है? एक सेपरेट एंटिटी नहीं है। मतलब अगर उसको आपको उन्नत करना है, उसको फ्लरिश करना है, तो सहायक अवसंरचना का आपको विकास करना पड़ेगा। सहायक अवसंरचना में क्या चीजें आ जाती हैं? आपका परिवहन सेक्टर आ जाता है, आपका परिवहन क्षेत्र का विकास करना, ऊर्जा क्षेत्र का विकास करना, संचार क्षेत्र का विकास करना, ये सभी सहायक क्रियाएं आ जाती हैं, ठीक है। तो इन अवसंरचनाओं का आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर विकास करना पड़ेगा। उसके बाद आपका अगला है बैंकों की अनिच्छा। ये बैंकों की अनिच्छा क्या है? तो देखिए, हमने यहाँ पे क्या देखा, एक पॉइंट पहले, कि हमारे यहाँ पे पूंजी की कमी है, निवेश की कमी है। पूंजी निवेश की कमी कैसे पूर्ति हो सकती है? बैंकों के द्वारा लोन दे करके, ऋण दे करके। अब होता क्या है एग्जैक्टली, बैंक क्या है? औद्योगिक गतिविधियों के लिए ऋण नहीं देते हैं। बैंक औद्योगिक गतिविधियों के लिए ऋण क्यों नहीं दे रहे हैं आजकल? क्योंकि बैंकों को डर है कि पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रॉड्स इतने ज्यादा हुए हाल के वर्षों में, बैंकों को डर लगने लगा। क्योंकि बैंकों का पैसा अल्टीमेटली क्या होता है? डूबता है, एनपीए बनता है, बैड बैंक में जाता है वो पैसा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है? समस्या जाती है बैंकों को, पूरा उनका जो बही खाता है वो खराब होता है, अकाउंट खराब होता है, ठीक है। तो वो क्या है? लोन देने से ही डरने लग गए, वो लोन वितरण ही नहीं कर रहे हैं, ऋण नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ये बैंकों की अनिच्छा है उस चीज को लेकर के। अगला जो है आपका वह है निम्न श्रम उत्पादकता। निम्न श्रम उत्पादकता कैसे है? प्रोडक्टिविटी कैसे कम है? तो हमारे यहाँ पे एक तरीके से हमने कल भी डिस्कस किया था, लगभग 60 से 62% 63% क्या जनसंख्या हमारी कामकाजी जनसंख्या है, कामकाजी आयु वर्ग है। पर उसमें जो कार्यबल है वो क्या है? किसी काम का नहीं है। क्यों किसी काम का क्यों नहीं है? क्योंकि वो अशिक्षित है, क्योंकि वो अकुशल है, ठीक है। अशिक्षा एक अलग फैक्टर होता है, अकुशलता एक अलग फैक्टर होता है, ठीक है। आप अशिक्षित होकर के भी कौशल युक्त हो सकते हैं, अशिक्षित होकर के भी कौशल युक्त हो सकते हैं। कोई गाड़ी का पंचर साटता है तो उसका अपना एक है कौशल है, भले वो अशिक्षित हो, ठीक है। क्यों? गाड़ी का पंचर साटना का एक तरीके कौशल क्यों है? क्योंकि वो उसको वो काम आता है, मशीन गाड़ी बनाने का काम उसको आता है, ठीक है। मैकेनिक का काम उसे सीखा हुआ है। यही काम तो आपको दीनदयाल उपाध्याय कौशल मिशन में सिखाया जा रहा है, ठीक है। वो चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको देखते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है? हालांकि यह अनुमान केवल 4 से 4.7% कार्यबल क्या है? औपचारिक रूप से कुशल है। मतलब 62% कार्यशील जनसंख्या में से 4.5% लोग ही क्या है? लगभग कुशल हैं। जबकि अगर इसको दूसरे देशों से कंपेयर करेंगे आप तो क्या पाएंगे? यही जो वो है 4.7%, अमेरिका आदि में क्या चल जाता है वहाँ पे देखते हैं हम। तो अमेरिका में ये 52% है, जर्मनी में 75 है, जापान में 80 है, इवन आप आगे जाएंगे तो दक्षिण कोरिया में 96% है। और जिससे हमारा कंपटीशन चल रहा है सबसे ज्यादा, वहां भी 24% लोग क्या हैं? कार्यकुशल हैं, चीन में, है ना। आगे चलते हैं। अगला आपका उद्योगों की मांग के अनुसार शिक्षा प्रणाली का न होना। इस पॉइंट को हमने कल भी डिस्कस किया हुआ था कि हमारे यहाँ के जो उद्योग हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि
उद्योगों की जो मांग है, जिस प्रकार के कौशल की मांग है, जिस प्रकार की शिक्षा की मांग है, वैसी हमारी शिक्षा प्रणाली नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, व्यावसायिक शिक्षा में दिक्कत जाती है। आपका जो आईटीआई, पॉलिटेक्निक ये जो चलते हैं, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत जाती है, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा अच्छे से, और कौशल उन्नयन का प्रयास नहीं किया जाता है सरकारों के द्वारा। ठीक है, शिक्षा प्रणाली में उस चीज़ की व्यवस्था नहीं की गई है। अगला है आपका अनुसंधान और विकास। अनुसंधान और विकास में क्या दिक्कत है, तो हमारे यहाँ सरकारों द्वारा कभी भी इस चीज़ पर ध्यान दिया ही नहीं गया है। हमारे यहाँ अनुसंधान और विकास, R&D पे कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, भारत जीडीपी के लगभग 9% क्या करता है, मात्र उसमें खर्च करता है। ठीक है, जीडीपी का मात्र 9% उसमें उद्योगों में खर्च कर रहा है। ठीक है, अगला जो समस्या है वो काला धन भ्रष्टाचार की है। एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं, कैसे अवरुद्ध करेगी आपके यहाँ पे विकास को। अगला है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा में क्या है, तो देखो आपके यहाँ का क्या है, अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी है, खुली अर्थव्यवस्था है। खुली अर्थव्यवस्था में आपके देश के जो उत्पाद हैं उनको विभिन्न देशों के उत्पादों के साथ क्या करना पड़ेगा, कंपीट करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा। और अगर उस प्रतिस्पर्धा में आपका उत्पाद मूल्य वाइज अगर क्या है वो नहीं पड़ता, उनके कंपेयर में सस्ता नहीं पड़ता है, और क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं पड़ता है, तो कंपीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मतलब मूल्य भी कम होना चाहिए और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। इस चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ मेंटेन नहीं हो पाएगी तो आप प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, ये प्रतिस्पर्धा है, और ये प्रतिस्पर्धा करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सब क्या होता है, मुक्त व्यापार समझौतों के तहत सब चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, तो आप व्यापार नहीं बंद कर सकते हैं। आप चाहें कि चाइना के साथ पूरा व्यापार बंद कर देंगे तो आप पूरा व्यापार नहीं बंद कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि WTO कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, वो किसी न चीज़ों को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, अगला है आपका बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण और प्रवर्तन। जो अब देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकारों का सबसे ज़्यादा उल्लंघन हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो खोजें होती है उसको दूसरे देश वाले क्या कर रहे हैं, अधिकांश समय पर उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब हमारे देश की सरकारें बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षित करने में क्या कर असफल रही है एक तरीके से। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या करना आवश्यक है, लागू करना आवश्यक है, उनका संरक्षण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगला है आपका वैश्विक भू आर्थिक चुनौतियाँ। वैश्विक भू आर्थिक चुनौतियाँ मतलब देखिए, अब ग्लोबल लेवल पर जो भी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस बनती हैं, जैसे अभी उदाहरण के लिए मान के चलिए कि अफगानिस्तान में क्या हो गया, तालिबान का कब्जा हो गया, तालिबान की सत्ता वापस से आ गई। ईरान में क्या हो गया, ईरान में अमेरिका और ईरान के बीच क्या है, एक टेंशन बनी हुई है, बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है। इराक में कुछ समस्याएं चल रही हैं, सीरिया और यमन में युद्ध चल रहे हैं। ये जो समस्याएं उभर के आती हैं, इन सभी समस्याओं का बाकी देशों पर भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है इन जियोपॉलिटिकल कंडीशंस का। अमेरिका में अगर कुछ होता है तो उसका प्रभाव बाकी देशों में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब समस्याएं हैं। तो अगर ये वैश्विक आर्थिक चुनौतियाँ, राजनीतिक चुनौतियाँ उभरती हैं तो यहाँ पर बाकी देशों में उद्योगों में प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है व्यापार युद्ध। अब यहाँ पर हमने एक व्यापार युद्ध क्या लिखा हुआ है, किसका उदाहरण लिख रहे हैं हम, चीन और अमेरिका के बीच में। लगभग पिछले 2 वर्षों से, खास करके ट्रंप का जो तीसरा वर्ष चल रहा था, कार्यकाल का ट्रंप का तीसरा वर्ष चल रहा था, उस समय से लेकर के अभी भी लगभग चल ही रहा है। थोड़ा सा अब उसमें थोड़ा बहुत कम आ गया है, वो हो गया, टेंशन में कमी आई है। लेकिन फिर भी चीन और अमेरिका के बीच जो भी ये वो चल रहा था, व्यापारिक संघर्ष चल रहा था, उसके बीच कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर इसका क्या कर हो रहा था, प्रभाव पड़ रहा था। हमारे देश पर भी प्रभाव पड़ रहा था उस चीज़ का। ठीक है, और क्या है, यहाँ पे उदाहरण लिखा हमने अमेरिका ईरान का तनाव हो गया। अमेरिका ईरान के बीच में टेंशन चल रही थी, कई सारे अमेरिका ने वहाँ पे वो किए, मिसाइल्स वगैरह गिराई। ठीक है, तो उन सब चीज़ों का प्रभाव बाकी देशों पर भी पड़ता है। ठीक है, और अगला है आपका वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी। राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी हमने देखा था 91 के पूर्व भी थी, आर्थिक सुधारों के पूर्व भी थी, और आज भी वही समस्या बनी हुई है। राजनेता लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब समस्याएं क्या थी आपके यहाँ पे, आर्थिक सुधारों के पश्चात की समस्याएं थी। ठीक है, उनको हमने यहाँ पे डिटेल में समझा है पूरा। अब चलते हैं, ये पूरा आज का आपका टॉपिक था जिसमें हमने क्या देखा पूरा, कि आपके देश में, भारत देश में औद्योगिक क्षेत्र में विद्यमान समस्याएं क्या हैं। तो आर्थिक सुधारों के पूर्व और आर्थिक सुधारों के पश्चात के रूप में हमने उनको डिवाइड कर लिया और पूरा उसका विस्तार से हमने डिस्कशन किया। अब चलते हैं आज के आपके प्रश्न में। आपका आज का जो प्रश्न रहेगा कल के लिए वो रहेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अवरोधक आर्थिक कारणों का समाधान प्रस्तुत करना है आपको। आर्थिक कारण क्या होते हैं हमने कल डिस्कस किया था, उन आर्थिक कारणों का आपको क्या करना है, समाधान प्रस्तुत करना है। ठीक है, ये आपका प्रश्न रहेगा, 5 नंबर का प्रश्न रहेगा, 50 से 60 शब्दों में आपको प्रश्न को लिखना है। ठीक है, तो इसको आप प्रश्न को लिख करके टेलीग्राम चैनल में या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। उत्तर को चेक करने के बाद आपको
रिस्पॉन्ड किया जाएगा, रिप्लाई बैक कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।